Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's Abbas Jafri from Asas National School, and today is lecture number 40, and we are studying Atmosphere, chapter number 14. As you have been studying chemistry, this is the lecture number 6 of this chapter, and we are going to start greenhouse effect and global warming. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। सो आप वासिफ अली, साद उमर या एनीवन, शाजेब के आप मुझे बताएंगे क्लियरली हर चीज ओके है, एवरीथिंग इज ओके, आवाज आ रही है क्लियर? जी शाजेब मुबारक और वासिफ अली, साद उमर, आवाज आ रही है आप में से किसी को? प्लीज टेल मी। इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो हमने स्टार्ट किया, हमने ये कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, वी डिस्कस दैट कि ट्रोपोस्फियर जो होती है, जो पहली लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। हमने कहा था कि ट्रोपोस्फियर में दो कंपोनेंट्स होते हैं। ट्रोपोस्फियर हैज टू मेजर कंपोनेंट्स, ठीक है। फर्स्ट हमने कहा था कि ट्रोपोस्फियर में दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास क्या था, ठीक है, मैंने कहा था कि ट्रोपोस्फियर में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करती है, ठीक है ना। ट्रोपोस्फियर हैज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अब ये क्या करते हैं कि जो सनलाइट आती है सन के से, ये फर्ज करें ये हमारी अर्थ है, तो जो सन से सनलाइट आती है हमारे पास, उनकी वेवलेंथ होती है शॉर्टर, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, फर्ज करें CO2 की लेयर हमारे पास मौजूद है, तो जब जमीन से लाइट वापस जाने लगती है उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है, लॉन्गर वेवलेंथ होती है। तो ये वेवलेंथ जो लॉन्गर है, ये CO2 ब्लॉक द सनलाइट। सनलाइट को कुछ अरसे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ब्लॉक करती है, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ अरसे के लिए ब्लॉक करती है इसको। तो जो जो लाइट सन रिलीज करता है वो उसे हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, और जो लाइट वापस आती है दोबारा से, जो हीट होती है, उसे बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको ब्लॉक कर लेती है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर वो एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की फिजा में बढ़ती हुई मिकदार ज़्यादा गर्मी का बायस बनती है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होने की बजाय इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि द इंक्रीज्ड क्वांटिटी ऑफ carbon dioxide CO2 has increased warming, ठीक है ना। यानी गर्मी को उन्होंने बढ़ा दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो बढ़ती हुई मिकदार है उसने। अब ये वार्मिंग जो है, गर्मी जो है पूरी दुनिया में, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं दिस इज अ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसके बारे में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किरदार है, तो ये हम जो है वो अब डिस्कस करेंगे।
तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला जो। तो वो कहते हैं कि पहला शुरू से स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे हैं कि द CO2 फॉर्म्स अ लेयर अराउंड द अर्थ लाइक एन एनवेलप। ठीक है ना। तो जब मैंने आपको ट्रोपोस्फियर में बताया था कि ट्रोपोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टेम्परेचर को गर्म रखती है, तो ये एक तो ये किस्म की नेमत हो गई। लेकिन अगर इसकी मिकदार एक मुकर्रर हद से बढ़ जाती है, जिस तरह इस वक्त बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है हवा के अंदर, बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं कारखानों से, फैक्ट्रियों से, फॉसिल फ्यूल्स जो है, मोटरसाइकिलों से जितना भी निकल रहा है वेस्ट मटेरियल, वो मेन सोर्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। उसमें से जो मेन मटेरियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम कह सकते हैं कि द इंक्रीज्ड क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की फिजा में बढ़ती हुई मिकदार माहौल को गर्म कर रही है। तो वो कहता है कि जमीन के गिर्द ये एक एनवेलप, ये किस्म का ये एक जो है वो गिलाफ सा बना लेती है। एनवेलप का मतलब खत नहीं होता, एनवेलप का मतलब यहाँ पे गिलाफ है। ठीक है ना, एक कवर। जब गाड़ी होती है ना, गाड़ी को जब आप धूप से, सर्दी से बचाना हो या बारिश से बचाना, तो आप कवर चढ़ा देते हैं उसके ऊपर। ठीक है ना, तो इट्स लाइक अ एनवेलप। और यहाँ पे जो है इसकी डायग्राम भी उन्होंने यहाँ पे शो की है, ये जरा गौर से देखें। ये मैं थोड़ा सा इसको, ये डायग्राम, अब इसमें क्या है इस डायग्राम में कि ये अर्थ है और ये जो इसके दरमियान ये जो लेयर है ये वाली, दिस लेयर इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड लेयर। नेचुरल प्रोसेस टू हीट गोइंग आउट। ठीक है ना, जो बाहर हीट जाती है, ये देखें सूरज से जो शुआएं आ रही हैं, आपके सामने डायग्राम बनी हुई है। जो सूरज से शुआएं आ रही हैं वो छोटी वेवलेंथ है, इन्हें हम बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक है ना, तो जो शॉर्टर वेवलेंथ की हैं वो हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी ये जो शुआएं हैं दीज आर कॉल्ड अल्ट्रा वायलेट। ये जो रेज है अल्ट्रा वायलेट, जो आ रही हैं सूरज की तरफ से। ठीक है ना, जो सन की तरफ से रेज आ रही हैं, दीज रेज आर कॉल्ड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। ठीक है ना, दीज आर अल्ट्रा वायलेट, ये सन की रेज होती हैं अल्ट्रा वायलेट। इनको हम जो है वो नॉर्मली तौर पे लफ्ज लिखते हैं यूवी। वी टोल्ड देम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। इनकी वेवलेंथ होती है स्मॉलर, दे हैव स्मॉल वेवलेंथ, सो दैट्स व्हाई दे एंटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड इसको अलाउ कर देती है, ये जमीन में आ तो जाती है हीट, लेकिन जब ये वापस जाती है, ठीक है ना, यानी कि अगर ये शुआएं वापसी के ऊपर जो है वो इस तरीके से और यहाँ आके ट्रैप हो जाती हैं। ठीक है ना, इस जगह पे आके ये ट्रैप हो जाती हैं। यहाँ पे भी देख लें, द इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी रिजल्ट इन ट्रैपिंग ऑफ हीट एंड कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है ना, यानी कि हमने ये यहाँ पे पढ़ा स्टार्ट में कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक गिलाफ सा बना लेती है और नेचुरल प्रोसेस है हीट को करने, यानी कि बाहर निकालने का, कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड का गिलाफ ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ना हो, तो जमीन अच्छे तरीके से ठंडी नहीं हो सकती, गर्म नहीं हो सकती, अच्छे तरीके से उसमें हीट नहीं आ सकती। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार एक मुकर्रर हद से बढ़ जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की हद से बढ़ती हुई मिकदार भी प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की हद से बढ़ती हुई मिकदार भी जो है वो क्या है, दिस इज द इशू। तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मिकदार से जो गिलाफ है कार्बन डाइऑक्साइड का वो बढ़ जाएगा, जिससे ज्यादा हीट को वो ट्रैप करेगा। पहले तो छोटे गिलाफ से एक मुनासिब मिकदार में हीट जो है वो उसको रोका जा सकता था जमीन पे, लेकिन जब ये मोटाई बढ़ जाएगी, दिस जो है वो क्या कहते हैं, मैं जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब ये मोटाई यहाँ पे बढ़ जाएगी, ये वाली, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मजीद हीट जो है वो कार्बन हीट जो है वो सूरज ट्रैप करेगा, सॉरी जमीन ट्रैप करेगी, जिससे जमीन के अंदर गर्मी में इजाफा होगा। इसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना, ठीक है ना, दैट्स इज कॉल्ड
ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू increased concentration of कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो कम होने की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार क्या है कि ज़मीन गर्म हो रही है। दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। CO2 forms the layer around the earth like an envelope. It allows the heat rays sun to pass through it. ये कार्बन डाइऑक्साइड सूरज की शुआओं को अपने अंदर से गुजरने देती है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड अलाउ द हीट रेज टू पास थ्रू इट एंड रीच अप टू द अर्थ। और इसी तरीके से लाइट जो है वो जमीन की तरफ पहुंचती है, ठीक है ना। यानी कि वो बात कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अलाउ करती है और क्या कहते हैं तमाम हीट को। These rays are reflected from the earth surface to go back in upper atmosphere. ये तमाम जितनी भी हीट आती है जमीन की तरफ, ये रात को वापस जानी होती है, क्योंकि जमीन जो है वो अपनी हीट को निकालेगी तो कल नए दिन के लिए हीट जो है वो मजीद क्या कहते हैं अफेक्ट करेगी, ठीक है ना। मजीद पहले वाली हीट को डिस्टर्ब करेगी तो उसके बाद ही वो हीट जो है ना वो करेगी, ठीक है ना। तो these rays are reflected from the each surface and go back to the upper atmosphere as shown in the figure. Normal concentration of CO2 layer retains enough heat to keep the atmosphere warm. ये एक नॉर्मल मिकदार है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बन जाती है, वो जमीन को गर्म रखने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आगे वो कहता है, आगे नेक्स्ट वो कहता है जी, so normal concentration of CO2 is necessary and beneficial for keeping the temperature warm. तो जो नॉर्मल मिकदार है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की वो बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है कि हमारी ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो रहे, ठीक है ना। लेकिन अदरवाइज अब यहाँ से वो एक बात कर रहा है जो आपने समझनी है। वो कह रहा है कि अदरवाइज अर्थ वुड हैव बीन, अर्थ जो है वो दोबारा से अनहैबिटेबल, अगर ऐसा ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर मौजूद ना हो तो जिंदा रहने के काबिल ये जमीन जो है वो नहीं रह सकती, ठीक है ना। सो नॉर्मल कंसंट्रेशन CO2 की जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, ठीक है। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ से जो अगर मैं इतना हिस्सा लिखता हूँ यहाँ तक, ठीक है ना, और उसके बाद फिर आगे ये चीज़ इतनी जो है, तो ये जो इतना हिस्सा यहाँ मार्क किया हुआ दैट इज द बेसिकली अच्छा, ये जो इतना हिस्सा मार्क किया इसमें वो ये बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है नेचुरली, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर नेचुरली बन जाती है अर्थ के ऊपर, जैसे मैंने स्क्रीन पे भी दिखाया था। और वो लेयर जो है हमें क्या कर रही है, हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म कर रही है। ये एक नेचुरल प्रोसीजर है। लेकिन क्या होता है, द अर्थ एवरेज टेम्परेचर वुड बी अराउंड -20 होता, रेदर देन प्रेजेंटली एवरेज टेम्परेचर 15। जो इस वक्त नॉर्मल टेम्परेचर दुनिया का, कहीं सर्दी है कहीं गर्मी है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर 15 है, तो वो 15 ना होता, बल्कि वो क्या होता, दैट इज विल बी वुड बी अराउंड -20, जिससे हम जमीन के ऊपर जिंदगी नहीं चल सकती थी। रेदर देन प्रेजेंटली, नॉर्मली इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 15 है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, ठीक है ना, ये एक एयर पोल्यूटेंट नहीं है, rather it is an essential gas for plants and O2 is essential for animals. Plant consumes CO2 in photosynthesis process and produce O2, while animal O2 in respiration and give and CO2. In this way, natural balance exists between these essential gases are represented here. ठीक है, वो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक पोल्यूटेंट नहीं है, और इसकी यहाँ से ना एक सवाल जनरेट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक लाइफ गैस है, ठीक है ना, एसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए क्यों एसेंशियल है, ठीक है ना। यानी मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ये सवाल, ठीक है ना, यानी ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, ये सारा एरिया को हाईलाइट कर लेते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, राइट, यहाँ तक। It is an essential gas for plants and O2 is essential for animals. Plants consume carbon dioxide in photosynthesis process and produce O2, while animals use O2 in respiration and give out CO2. In this way, a natural balance exists between these essential gases. represented here जो लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंटेड हेयर नीचे डायग्राम में जो मेंशन नहीं हुई, ठीक है ना, इंडिकेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग सोर्स, बट दिस बैलेंस इज बीइंग डिस्टर्ब्ड, ठीक है ना। तो ये जो इतना हिस्सा ऊपर का लिखा हुआ है इसका हम क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। वो क्वेश्चन क्या है, दैट क्वेश्चन इज के कार्बन डाइऑक्साइड कहता है इसको डिस्कस करें, ठीक है ना। ये सवाल है, दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड बाय एमिटिंग मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर थ्रू डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज। अब क्या हो रहा है कि जो ज़मीन है इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये बैलेंस ख़राब हो रहा है, ठीक है ना, और ये बैलेंस इंसान इसको मुतासर कर रहे हैं इस बैलेंस को, तो ये वो बात कर रहा है। अभी तक उसने आपको एक नेचुरल प्रोसेस बताया है कि जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि इनमें से कौन सा एयर पोल्यूटेंट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर पोल्यूटेंट नहीं है। अच्छा, अब आगे देखें, ये एक उन्होंने बनाया हुआ है, रेस्पिरेशन होती है एनिमल्स के साथ और फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स। ये एक नेचुरल बैलेंस है O2 का, O2 एंड एक नेचुरल बैलेंस है O2 एंड CO2 दोनों के दरमियान, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं, और रेस्पिरेशन जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमें वापस मिलती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल दिखाया हुआ है उन्होंने वहां पे। उसके बाद वो कहता है कि चूंकि CO2 एक, although CO2 is not a poisonous gas, yet its increasing concentration due to burning of fossil fuel in different human activities is alarming, ठीक है ना। वो कहता है कि अगरचे कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉइजनस गैस नहीं है, लेकिन इसकी फिजा में बढ़ती हुई मिकदार ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जलने से, यानी डीजल, पेट्रोल, बाइक्स इतनी ज़्यादा हैं, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, कारखाने, वहाँ पे ये सारा नेचुरल गैस ये जल रही है जितनी भी, उससे क्या हो रहा है कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड की फिजा में बढ़ती हुई मिकदार जो है, मैंने आपको पिछले भी लेक्चर में बताया था कि 1900 यानी कि पिछले 60 सालों में जितनी सनती तरक्की हुई है उनके अंदर ज़्यादातर जो है वो क्या है कि बर्निंग का प्रोसेस होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप में से किसी को क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक अ ग्लास वॉल ऑफ ग्रीन हाउस, ठीक है ना। अगर आप ग्रीन हाउस की टर्म जो है
उसको समझना चाहते हैं, ठीक है ना। अब इफ यू अंडरस्टैंड, एक ग्रीन हाउस की टर्म यहाँ लिखी हुई है। ग्रीन हाउस क्या चीज होती है? ग्रीन हाउस एक सिंपल सी बात है कि होता यह है कि हमारे पास खेतों के अंदर जो जगह होती हैं वहां पे हम एक ना ऐसे करके ना ऊपर एक शेड बना देते हैं, ग्रीन हाउस का एक प्लास्टिक का शेड बना देते हैं, और नीचे होते हैं प्लांट्स, ठीक है ना। वो हम प्लांटेशन करते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। वो प्लांट्स वगैरह हम अप्लाई कर देते हैं, वो प्लांट्स हम लगाते हैं ग्रीन हाउस के, ठीक है। अब होता ये है कि जब गर्मी होती है या सर्दी होती है तो ये जो ग्रीन हाउस है ये इसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। जो सूरज की शुआएं आती हैं सन की, ठीक है ना, सन की वहां से, तो वो उसको यहाँ पे इधर से अंदर तो आने देता है, ठीक है ना, अंदर आने देता है लाइक अ ग्रीन हाउस वॉल, लेकिन वापस नहीं जाने देता, ठीक है ना। तो जो ग्रीन हाउस का इम्पैक्ट होता है ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे साथ करती है। ग्रीन हाउस की लेयर जो होती है, पौधे ग्रीन हाउस में परवान चढ़ते हैं, तो ग्रीन हाउस एक टर्म है एग्रीकल्चरल। इसमें ये होता है कि ग्रीन हाउस बनाया जाता है प्लास्टिक का, उसकी शीट होती है बकायदा, प्लास्टिक क्लियर शीट होती है, ट्रांसपेरेंट। वो करती ये है कि जब पौधे उसके अंदर एक कमरे की तरह शीशे के कमरे में रख देते हैं तो सुबह के दौरान सारी की सारी हीट जो है वो ग्रीन हाउस के अंदर आ जाती है, और रात को वापसी पर जब जमीन ने हीट वापस भेजनी होती है तो ग्रीन हाउस वो तमाम हीट को ट्रैप कर लेता है और वापस नहीं भेजता। यही हाल जो है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है। सेम इन द केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में भी ये होता है कि अब ग्रीन हाउस क्या करता है, ग्रीन हाउस करता ये है, ग्रीन हाउस क्या करता है, वो कहता है कि it allows the ultraviolet radiation to pass through it but does not allow infrared radiations to pass through it. अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को तो उसने अलाउ कर दिया, लेकिन इट ट्रैप सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है ना। जो रेडिएशन वापस जानी थी इंफ्रारेड रेडिएशन, उसे उसने ट्रैप कर लिया। उससे होता यह है कि पौधे बड़ी जल्दी फलते फूलते हैं और बहुत जल्दी जो है ना वो क्या कहते हैं, उनकी नशोनुमा जो है वो होती है, देयर ग्रोथ विल बी, वो उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है ना। तो उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो एक यानी कि अगर समझ लें कि आप यहाँ पे मैं आपको ना एक स्क्रीन शेयर करता हूँ तो उसमें आपको मजीद ग्रीन हाउस के बारे में भी पता चलेगा, ग्रीन हाउस क्या होता है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं, ये आपके सामने ग्रीन हाउस की तस्वीर नजर आ रही है। एनी पर्सन, एनी बॉडी जिसको नजर आ रहा है? यस सर। हाँ, ये ग्रीन हाउस देखें, एक ये डायग्राम बनी हुई ना, ये डायग्राम यहाँ शो हो रही है, इसमें देखें, या ये एक ग्रीन हाउस, उसके ऊपर देख लें आप, उन्होंने बकायदा से लोहे के परमानेंट जो है वो लगाए हुए हैं, और परमानेंट लगाने के बाद वो जो ग्रीन हाउस है वो बकायदा उसमें क्या कहते हैं कि वो हीट ट्रैप हो जाएगी। जो एक प्रोसीजर बताया अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का, कि वो हीट प्रॉपर उसमें हीट जो है वो ट्रैप होगी, ठीक है ना। तो दैट, ये जो हीट ट्रैपिंग है, ये जितने भी ग्रीन हाउस आपको नजर आ रहे हैं, इन ग्रीन हाउस के अंदर जो है वो हीट ट्रैप हो जाती है। तो इसमें होता ये है कि रात सुबह जितनी भी हीट आती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की, वो इसमें आ जाती है और वापस नहीं जाती, जिससे पौधे जो हैं वो बड़ी एक्टिवली ग्रो करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, ठीक है ना। तो यानी कि ग्रीन हाउस एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, उसमें ग्रीन हाउस को, उसको कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ क्या करती है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे देखें कि सेम एज द केस के वो कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे एज अ, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सेम वही बिहेवियर है। यही इस तरह ही ये गिलाफ बना लेती है जमीन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, ऑन दैट कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज अ, हेंस अब ये देखें यहाँ पे वो कहता है कि हेंस इंक्रीज कंसेंट्रेशन, यहाँ पे वो कहता है कि हेंस इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 लेयर
absorb the infrared radiation emitted by the earth's surface that prevents heat energy escaping from the atmosphere. तो जो एनर्जी है उसको वो ग्रीन हाउस की तरह पैक कर देती है. इट्स हेल्प्स टू स्टॉप सरफेस फ्रॉम कूलिंग डाउन. तो ये चीज जो है वो कूलिंग डाउन करने में जमीन को जो है वो रोकती है. ठीक है ना. उससे क्या होता है ये जो है वो it helps to stop surface from cooling down during night. As the concentration of CO2 in air increases, less heat energy is lost. ठीक है ना. Less heat energy is lost from the surface. जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस की मिकदार ज़्यादा होगी उससे जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा. Therefore, average temperature of surface is gradually increased. और ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो उसका बढ़ जाता है. This is called the greenhouse effect as shown in the figure 14.3b. तो वो जो पीछे डायग्राम आपने देखी थी ये वाली इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 ये इसकी बात कर रहा है. ये वाली डायग्राम जो है इसकी बात कर रहा है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इसकी कंसेंट्रेशन से ठीक है. तो ये जो लेयर्स वापस जा रही होती हैं ठीक है. दीज आर द ये कौन सी लेयर है ये जो ट्रैप हो जाती है दैट आर कॉल्ड IR इंफ्रा रेड. ये इंफ्रारेड को रोक लेता है. ये वही उसकी डायग्राम की वो बात बता रहा है. ठीक है ना. अच्छा जी. तो हम मजीद इसका कंप्लीट करते हैं कंक्लूड करते हैं कि दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड शोन इन द फिगर 14.3b. दिस इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर. ये जो इफेक्ट है ये कार्बन डाइऑक्साइड की हवा में मिकदार का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितनी मिकदार कार्बन डाइऑक्साइड की हवा में आप डालते जाएंगे उतनी गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा. और उससे क्या होगा कि उतनी गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने से ठीक है ग्रीन हाउस डेवलप होगा और ग्लोबल वार्मिंग आलमी गर्मी में इजाफा होगा. मोर इज द ट्रैपिंग ऑफ हीट और वार्मिंग ड्यू टू इंक्रीज वार्मिंग. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है ना. तो यहाँ पे ये है कि ये जो इसका सवाल आपने करना है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. दोनों सवाल बनते हैं यहाँ से. ये जो लाइन मैं यहाँ से मेंशन कर रहा हूँ यहाँ से लेकर एंड तक सॉरी ये अभी मार्क करते हैं ये यहाँ से लेके ना ये यहाँ तक. ठीक है. ये सवाल बकायदा बहुत ही इंपॉर्टेंट दो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है ना. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. क्वेश्चन नंबर 1 है जी बस वाइंड अप करते हैं जी. ठीक है. ये सवाल है कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है ना. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो आपने ये एज शोन इन द फिगर वाला लाइन रहने देनी है. एज शोन इन द फिगर ये वाली लाइन नहीं करनी. और उसके बाद आपने ये समझ लें कि जब एक दफा इकट्ठा याद होगा आपको तो ये दोनों सवाल आपने एक ही लाइन में लिख देने हैं. ठीक है ना. यानी कि जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट आए या ग्लोबल वार्मिंग आए तो आपने दोनों सवालों का एक ही जवाब लिख देना है ऊपर से शुरू करके. ठीक है ना. ये दोनों जो हैं वो both are very important short questions. और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और ये सेम आते हैं. तो इन दोनों का आपने आंसर वही लिखना है कि एज अ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एयर इंक्रीजेस लेस heat energy is lost from surface of the earth. Therefore, average temperature of the surface is gradually increases. This is called the greenhouse effect. This effect is proportional to amount of CO2 in air. Greater the amount of CO2, more trapping of heat or warming. Due to increased warming, this phenomena is called global warming. दोनों सवालों का एक ही जवाब लिखना है. ये MC ये उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है वहां पे भी आप एज इट इज जवाब लिख दें. ठीक है ना. तो ये जो आपका आज आपका टॉपिक था अब इसमें से आपने करना क्या है
लॉन्ग क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया कि वो नहीं आता, और शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये दो सवाल आते हैं, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। एक बात हो गई। दूसरा, इस टॉपिक में से आपने करना है जो ऊपर बात की गई है बकायदा, ये लाइफ गैस वाली जो मैंने आपको बताया कि CO2 इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये डिस्कस करना है। और स्टार्ट में है कि अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हाउ, यहाँ पे सवाल एक और बना सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, हाउ CO2 is important for maintaining life on earth, ठीक है ना। तो इस तरह का भी सवाल शॉर्ट आ जाता है, क्योंकि शॉर्ट में आएंगे सवाल सारे। तो मैंने ये बताया कि हाउ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जमीन पर जिंदगी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसको कैसे इंक्रीज कर रही है। ये हाउ CO2 इज इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग द लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है ना, कि CO2 जो है वो जमीन पर जो है वो लाइफ कैसे इंपॉर्टेंट कर रही है। और ये एक सवाल हो गया CO2 रिडक्शन फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको दो क्वेश्चन मजीद बता दिए हैं। तो नॉर्मली जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो वो यही सवालों को वो रिपीट करते हैं, ठीक है ना, व्हाट इज ग्रीन। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन लगा लें। और ये लॉन्ग में भी अगर मैं भी किसी बात का पैटर्न चेंज कर दें वो, ठीक है ना, तो वो पैटर्न जब चेंज कर देते हैं तो तब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, उनकी मर्जी है। लेकिन ये शॉर्ट में भी आता है तो इसके कम से कम 3 पॉइंट तो पक्के लिखने हैं। या अगर ये शॉर्ट में भी आ जाता है तो ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ये कोई रिएक्शंस बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। एंड वो आपने लिखने हैं ग्लोबल वार्मिंग के असरात क्या हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता है पेपर में कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, ठीक है ना। तो वो कहता है कि राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है कई दफा, जब पहले इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। अभी भी हर में सवाल में MCQs जो है ना वो, सॉरी, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये सवाल बड़ा ही एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, ये सवाल 1 मिनट का रह गया हुआ है वैसे भी टाइम, उसके बाद दूसरी क्लास ज्वाइन कीजिएगा। पहला, accumulation of carbon dioxide in air is resulting in increasing atmospheric temperature about 0.05% per year। देखें, ये कोई यानी कि समझ लें कि एवं मजाक नहीं है। ये 0.05% अगर हर साल बढ़ना शुरू हो जाए तो 8-10 सालों में 1% टेम्परेचर यानी 1 सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। और 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है किसी भी जो है ना गर्मी को बढ़ाने के लिए। तो 0.05% का मतलब है कि तकरीबन 20 साल में टेम्परेचर जो है वो अगर 0.05 पर ईयर और 0.1% जो है वो पर 2 ईयर्स, और 20 साल में 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा 20 ईयर्स के अंदर, एंड दैट विल बी वेरी मच डैमेजिंग, ठीक है ना। तो बहुत नुकसान हो सकता है इससे। उससे होता ये है कि मौसम की शिद्दत बढ़ जाती है, जो स्लोली स्लोली हल्का हल्का मौसम आएगा, अच्छा मौसम आएगा, और उसमें वो सारा खत्म हो जाएगा। दूसरा, इट कॉजिंग मेजर चेंजेस इन वेदर पैटर्न्स, मौसमी तब्दीलियां जो हैं वो आएंगी, ठीक है ना, मौसम शदीद होते जाएंगे बजाय नॉर्मल रहने के। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ऑकरिंग मोर कॉमनली एंड इंटेंसली देन प्रीवियसली, जो पहले इवेंट होते थे, कुदरती आफात होती थी, वो ज़रा हल्के लेवल की थी, अब ज़रा बहुत शिद्दत से आती हैं। इट मेल्ट्स ग्लेशियर्स, गर्मी ने क्या किया है, ग्लेशियर्स एंड स्नो कैप्स उनको भी पिघलाया है, जिससे फ्लड का खतरा बढ़ गया है और सतह बुलंद हो गई है, तुगयानी आ गई है, ठीक है। इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन, और उसी वजह से झक्कड़ भी चलते हैं, बहुत तूफान आते हैं, ठीक है। सी लेवल इज राइजिंग ड्यू टू लो लेइंग एरियाज, जो नशेबी इलाके थे उसमें पानी जो है समंदर का वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो ये जो लो लेइंग एरियाज हैं ये डूब गए हैं, सबमर्ज, टर्निंग प्रीवियसली पॉपुलेटेड एरियाज नो लॉन्गर हैबिटेबल। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, ये आपने इसके ऊपर मजीद कल मैं 2 मिनट मजीद बात कर दूंगा। तो ये इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आपने 4 पॉइंट्स करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।